नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। आज हम करने वाले हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए, लास्ट क्लास में हमने जो है कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाल लिए थे क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सारी वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। प्रशीतक के 4 सामान्य प्रकारों में से कौन सा उच्चतम ओजोन अपक्षय क्षमता रखता है? यानी कि सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है इन चारों में से ओजोन डिप्लीशन की? देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और एक लो टेम्परेचर कार्बन्स। इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है जो कि ओजोन डिप्लीशन करता है? तो हमने देखा था भाई, हाइड्रोफ्लोरो ये सब भी क्या है, ओजोन डिप्लीशन में अपना योगदान तो देते ही हैं भाई। लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो सबसे ज़्यादा क्या है, ओजोन डिप्लीशन करता है। तो अपना इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है भैया। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो है आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून और 5 जुलाई। आप लोगों को डेट्स तो याद रखनी है, सभी दिवसों की, ईयर की, ये आपको याद रखने भाई। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को जो है अपन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है भाई, डे तो आप ही को याद रखने हैं, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। चलिए, ऊर्जा में प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर में लगातार ऊर्जा में वृद्धि होती है, समान रहती है, कमी होती है, उतार चढ़ाव रहता है। तो आपको पता है कि 10% वाला लॉ हमने इसमें देखा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितनी एनर्जी जाती है? 10% जाती है। बाकी की 90% जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। ठीक है भाई। तो जब 100 से मान लो 10% गई, फिर उसका भी 10% गई, फिर उसका 10% अगले पोषण स्तर पे गई, तो क्या है, लगातार एनर्जी क्या हो, कम होती जा रही है। तो देखिए, एक से दूसरे पे जाने पर ऊर्जा में क्या हो रही है? कमी होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है भाई। चलिए, प्रकृति की क्रियाशील इकाई क्या कहलाती है? वायुमंडल, जैव मंडल, परितंत्र या पर्यावरण? बताइए, प्रकृति की क्रियाशील इकाई अपनी कौन सी है? अब देखो, जब इकोसिस्टम पढ़ाया था आपको तो उसमें बताया था दोनों तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं घटक? जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में अपने क्या आते हैं? उत्पादक आ गए, जीवाणु, शैवाल यानी कि अपघटक आ गए, उपभोक्ता आ गए। और जो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, अजैविक घटक है, उनमें कौन से आते हैं? अपनी जितनी भी भौतिक राशियां है वो उसके अंदर आती है। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या है? परितंत्र बनाते हैं। तो ये परितंत्री क्या है? अपनी कार्यशील इकाई है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही क्या करते रहते हैं? क्रिया करते रहते हैं, साथ के साथ एनर्जी जो है ट्रांसफर करते रहते हैं, एक दूसरे पर ये क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। तो ये क्रियाशील इकाई हुई अपनी। तो राइट आंसर इज परितंत्र। क्या आएगा? परितंत्र अपना सही आंसर है। ठीक है भाई। चलिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सी गैस उपस्थित है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो है अपनी वो है नाइट्रोजन। कितनी है? 78% लगभग। ऑक्सीजन अपनी 28% लगभग लगाना है सभी में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट है, 0.03%। तो सबसे ज्यादा पूछी है तो कितनी है? नाइट्रोजन जो है 78%, लगभग 78% जो है नाइट्रोजन अपने इसमें प्रेजेंट है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज अपना राइट आंसर। ठीक है भैया। क्वेश्चन जो है आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? क्वेश्चंस करते रहिए। ठीक है। चलो, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक या फिर प्राथमिक
उपभोक्ता। अब देखो, जो उत्पादक है उन पे निर्भर कौन रहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता रहते हैं। प्राथमिकों पे द्वितीयक और द्वितीयक पे तृतीयक। अब देखो, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो किस पे निर्भर रहते हैं? पादपों पे निर्भर रहते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ताओं का नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों है भाई? क्योंकि यानी कि जैसे अपन को ले लिया तो अपन भी पादपों पर निर्भर है, और जंतु ले लिए और जीव ले लिए वो भी पादपों पे निर्भर है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर पे जो जीव है, ह्यूमन बीइंग्स है, वो किस पे निर्भर है? प्लांट्स पे निर्भर है। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसका हुआ? प्राथमिक उपभोक्ताओं का हुआ कि नहीं हुआ? कि भाई जो जानवर है वो केवल शाकाहारी है तो केवल वो प्लांट्स ही खाएंगे, और हम है शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी हैं, तो हम प्लांट्स भी खा रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, तो यानी कि इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे भी निर्भर है। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसका हो गया? अपना प्राथमिक उपभोक्ताओं का। तो इसीलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। ठीक है भाई, आगे समझ में क्यों है? चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो देखो, एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ी थी इस तरीके से अपन ने जब पढ़ा था ओजोन लेयर उसके बारे में। तो देखो, सबसे अंदर जो होती है वो कौन सी होती है? अपनी ट्रोपोस्फियर। कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर अपनी कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी? स्ट्रेटोस्फियर। फिर उसके बाद अपनी मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये होती है भाई। होती है कि नहीं होती है? स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर कौन सी होती है? मीजोस्फियर। और फिर उसके ऊपर कौन सी होती है? अपनी थर्मोस्फियर। ठीक है, और थर्मोस्फियर के ऊपर अपनी होती है एक्सोस्फियर। कौन सी होती है? एक्सोस्फियर। अब देखिए, अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं? तो ट्रोपोस्फियर को कहा जाता है क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फियर को क्या कहा जाता है? समताप मंडल। अब जो स्ट्रेटोस्फियर है उसमें अपनी कौन सी लेयर प्रेजेंट है? उसमें है अपनी ओजोन लेयर। तो देखिए इसमें क्या पूछा है? सबसे निचली परत को पूछा गया है। सबसे निचली परत कौन सी है? अपनी ट्रोपोस्फियर, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। तो सबसे निचली परत कौन सी हो गई? अपनी क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। क्या आएगा? ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस से पृथ्वी की रक्षा करती है? ऑक्सीजन परत, कार्बन परत, ओजोन परत या फिर सल्फर परत? ओजोन डिप्लीशन में पढ़ा था कि सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आएगी, उनको कौन रोकेगा? उससे प्रोटेक्ट हमें कौन करेगी? तो ओजोन लेयर। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर जो है उससे अपनी रक्षा करती है। जो किस लेयर में प्रेजेंट है वायुमंडल की? तो स्ट्रेटोस्फियर में 90% जो है उसका प्रेजेंट है। तो क्या आ जाएगा अपना? ओजोन परत, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, चलिए ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर क्लोरीन? तो तीन चीजें अपन ने पढ़ी थी। पहला अम्लीय वर्षा, दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट और तीसरा ओजोन डिप्लीशन। ठीक है भाई, जो अपने ओजोन डिप्लीशन है उसमें क्या मेन था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस में क्या मेन था अपना? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद जो अपना था अम्लीय वर्षा, उसमें क्या था? नाइट्रिक एसिड याद रखना है, और साथ के साथ आपको सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो देखिए किसका पूछा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा? इससे क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस से जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है, अपनी पृथ्वी की उष्णता बढ़ती है। ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपनी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है भाई, कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है, ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, प्रदूषण करती है या फिर वर्षा करती है? तो सभी को पता है कि भाई ओजोन लेयर जो है सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों से अपनी रक्षा करती है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर कि भाई सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे अपनी रक्षा करती है। कौन करती है? ओजोन लेयर। चलिए,
पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में उत्तरदायी गैस है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है नहीं हो रही। अब देखिए, अब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसकी वजह से हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है अपनी, सबसे मेन जो है उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो क्या ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, तो बिल्कुल दे रखा है, तो अपना आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भैया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। मेरे से पहले आपके क्वेश्चन देखते ही आंसर जो है लग जाने चाहिए, तभी आप माना जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस बेहतर है। ठीक है, चलो। वैज्ञानिकों का मत है कि ताजमहल की सुंदरता मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली किस गैस के कारण जो है नष्ट हो जाएगी। तो ये अपन ने कहीं पढ़ा था, याद कीजिए कहाँ पढ़ा था, एसिड रेन के अंदर पढ़ा था। एसिड रेन में क्या होता है, तो एसिड रेन में SO2 और NO2 मिलके क्या करते हैं भाई, जलवाष्प के साथ SO2 NO2 क्या करते हैं, वायुमंडल में जाएंगे, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे और नाइट्रिक एसिड बना लेंगे नहीं बनाएंगे, HNO3। ठीक है भाई, और ये क्या करते हैं, वर्षा के जल के साथ मिलकर जो है उसको एसिड बना देते हैं, एसिडिक रेन बना देते हैं। ठीक है भाई, अब जो है इनसे क्या हो जाएगा, किसके कारण जो है ये नष्ट हो जाएगी, यानी कि उसकी सुंदरता। अब आपने को पढ़ाई थी एक चीज, मार्बल कैंसर, अगर आपको ध्यान हो, क्या बताया था, मार्बल कैंसर भी कहा था कि भाई जो स्टोन है उसका कलर जो है वाइट से येलोइश हो रहा है, पेल येलो हो रहा है, तो वो उसको अपन कहते हैं मार्बल कैंसर। तो किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि ये क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। तो क्या आ जाएगा अपना, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है भैया, SO2। ठीक है, चलिए। ओजोन छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CNC, TNT या फिर TNP। तो भाई बिना देखे इसका तो आंसर ठक्का से लग जाना चाहिए। क्या आ जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि क्या करता है, ओजोन डिप्लीशन करता है। ठीक है, चलिए। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर औसतन कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, 1%, 0.1% या फिर 5% या 10%। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के पहले या दूसरे ऑप्शन पे टिक मत कर देना। मैंने आपको जो बताया था, ये कहा था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो 100 का 10% दूसरे पे हुआ, फिर उसका जो 10% है वो तीसरे पे हुआ, तो जो ट्रांसफर हो रहा है उसका 10% जो है ट्रांसफर होता है। तो 1% नहीं आएगा, ना 0.1% आएगा, ये अपना आएगा 10%। कितना, 10% जो है अपना आता है एक एनर्जी लेवल जो से दूसरे एनर्जी लेवल पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10%। ठीक है भाई, चलिए। किस पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार जो है अधिकतम है, बायोमास सबसे ज्यादा किसका है, झील का, तालाब का, वन का या फिर घास भूमि का। क्या आएगा, जल्दी से आंसर लगाओ, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लो कि कोई एक जंगल है या वन है, उसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो उनका बायोमास यानी कि उनका वेट जो है, जैव भार जो है वो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। अब उसके साथ वहाँ पे जो वन्य जीव रह रहे हैं, उस पे जो भी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता है जहाँ पर रह रहे हैं, उसके साथ उनका जैव भार ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई वन में जो वन्य जीव होते हैं खूब खतरनाक, लंबे चौड़े बड़े पूरे होते हैं, तो उनका जैव भार ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। तो इन सब में जो है जैव भार सबसे ज़्यादा किसका होगा, वन के पारिस्थितिक तंत्र का। अब आप कहेंगे कि झील क्यों नहीं हो सकता, तालाब क्यों नहीं हो सकते, तो मानो कि जैसे झील है, तालाब है, इनमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, पादप प्लवक है, जंतु प्लवक है, कुछ प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता ये भी हैं, तो उनका वेट क्या जो वन्य जीव है और जो वन्य पेड़ हैं उनसे ज़्यादा होगा क्या,
नहीं होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि पादप प्लवकों का वजन जो है इतना सा होगा, लेकिन वन में जो अपने पेड़ हैं उनका वजन बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये ना हो के क्या हो जाएगा अपना 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, आगे समझ में। चलिए, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो जब इकोलॉजी पढ़ाई थी तो आपको बोला था भारत में बाबा रामदेव फेमस है कि नहीं भाई? तो भारत में बाबा रामदेव फेमस है, तो इससे आपको याद रखना है रामदेव मिश्रा। बोला था नहीं बोला था? तो बस भाई, रामदेव मिश्रा यानी कि भारत के पारिस्थितिकी तंत्र के जनक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है भाई, यानी कि रामदेव जी फेमस है, और रामदेव जी कौन है? अपने भारत के पारिस्थितिकी तंत्र के जनक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक निम्न में से है। पारिस्थितिकी तंत्र दो चीजों से मिलकर बना है, दो घटकों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक है अपने जैविक घटक और दूसरे है अपने अजैविक घटक। ठीक है भाई, अब देखिए जैविक घटकों के अंदर कौन कौन से आते हैं? अपने उत्पादक आ गए, उपभोक्ता आ गए, और साथ के साथ क्या आ गए? अब घटक आ गए कि नहीं आ गए? अजैविक घटकों के अंदर क्या आती है? अपनी भौतिक राशियां आती है जितनी भी हैं, जैसे तापमान हो गया, ये सब हो गया, ये सब क्या है? अपने अजैविक घटक है। इन दोनों से मिलके पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो देखो अपन से पूछा है अजैविक घटक, तो शैवाल क्या है? अपना जैविक घटक है, क्योंकि ये जो है क्या है? एक तरीके का अपघटक है जो जैविक घटकों के अंदर आता है। तो ये अपना गलत हो गया। वन के वृक्ष ये एक तरीके से अपने क्या हो गए? उत्पादक हो गए, और ये किसके अंदर आते हैं? उत्पादक अपने जैविक घटकों के अंदर। तो ये गलत हो गया। कैक्टस जो है ये अपना क्या हो गया? जैविक घटक हो गया। तो अपना राइट आंसर इज पर्णहरित। ठीक है भाई, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अजैविक घटक अपना हो गया पर्णहरित। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, वो केक वाला एग्जाम्पल याद है? तो जैसे जैसे दूसरे पास ऑन होता जाएगा, जो ऊर्जा जो है वो कम होती जाएगी और एक दिशा में ही जाएगी, कि मैंने इसको चीज दे दी तो यहां से जो है वापस नहीं आएगी। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, राइट आंसर। अब देखिए, खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई सामान्यतः 3 या 4 पोषी स्तरों तक ही सीमित होती है। तो क्या ये राइट स्टेटमेंट है क्या? एक बार दिमाग लगाओ। जैसे उत्पादक हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीय उपभोक्ता हो गए, तृतीयक उपभोक्ता हो गए और शीर्षस्थ उपभोक्ता हो गए। इस तरीके से जो फूड चेन है वो चलती जा रही है। एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने, चौथे को पांचवे ने। इस तरीके से फूड चेन चलती जा रही है। तो क्या इनकी लंबाई 3 से 4 पोषी स्तरों तक ही सीमित है? तो नहीं भाई, इससे ज्यादा यानी कि लंबी फूड चेन भी हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती है? तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया भाई? गलत हो गया। तो ए इज राइट, बी इज रॉन्ग। देखिए दोनों कथन गलत, ए कथन सही और कथन बी जो है अपना गलत है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं एक बार देखते चलिएगा, और रिपीट पे जो है इन क्वेश्चंस को करते रहिएगा। इन टॉपिक से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन जो है वो पाई जाती है? तो आपको बताया था भाई अभी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। बताया था नहीं बताया था? क्षोभमंडल, समताप मंडल, ये बताए थे नहीं बताए थे? तो देखिए भाई, क्षोभमंडल के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें अपनी ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट है। तो क्या आ जाएगा? ओजोन लेयर किस में है? अपनी समताप मंडल में। किस में है? समताप मंडल में जो है अपनी ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ठीक है भाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए, सबसे ज्यादा प्रदूषण किससे होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? जल्दी से इसका आंसर लगाओ, क्या आएगा इसका आंसर? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अपन से क्या पूछा है? पॉल्यूशन पूछा है।
अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या पॉल्यूशन करेंगे? नहीं भाई। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण किससे हो रहा है? अपना कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अपना राइट आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 1, 20, 69 या फिर 80? देखो भाई, अपनी जो ऑक्सीजन है वो होती है 21%। आप उसको लगभग लगा सकते हैं। जैसे 78% क्या हो गई? अपनी नाइट्रोजन हो गई। 0.03% क्या हो गई? अपनी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो अगर लगभग दिया हुआ है इनके तो आपको लगाना है, ऐसा नहीं करना है कि उनके लगभग जो है आप लगा के ना आए। ठीक है, चलिए। तो लगभग कितना प्रतिशत है ऑक्सीजन का? तो इसमें अपना आ जाएगा 20%। कितना? 20% जो है अपना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन अपना आता है कि ग्रीन हाउस का प्रभाव है ओजोन गैस से सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, शीतग्रह या फिर मिलीग्राम। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? अपनी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। ये क्या करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, पृथ्वी की जो उष्णता है उसको बढ़ाते हैं। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है भैया, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हो रहा है? अपनी पृथ्वी की उष्णता बढ़ रही है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। चलिए, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण से अम्ल वर्षा होती है। यह मुख्य रूप से इनमें से किसके कारण होती है? अब बताइए, अम्ल वर्षा के बारे में पूछा है। मीथेन गैस ये तो क्या करती है भाई? ये करती है अपने ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आगे देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है? ओजोन डिप्लीशन। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या आ जाएगा? अपना ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड और इनकी वजह से जो है अपनी एसिड रेन होती है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा मिल रही है ग्रीन प्लांट्स को, वो किससे मिल रही है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, वो किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? सूर्य की किरण की प्रेजेंट में। तो सनलाइट की वजह से ही उनको एनर्जी मिल रही है। तो ऊर्जा का स्रोत क्या हो गया अपना भाई? ये हो गया सूरज की रोशनी। ठीक है भाई, आ गया समझ में? और अब आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। अब देखो, इधर लिखो कि ये मोर है, ये किसको खा रहा है? सांप को खा रहा है। और सांप क्या करता है? पादपों पर पनप रहे कीट को खाता है। तो कीटों को कौन खा रहा है? अपना सांप खा रहा है। और कीट किस पे पनप रहे हैं? पादपों पे पनप रहे हैं। ठीक है भाई, अब ये पादप क्या हो गए? ये अपने हो गए उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता और ये शीर्षस्थ उपभोक्ता। अब इसमें क्या पूछा है? अपन से पूछा है कि मोर क्या है। तो देखो, ये शीर्षस्थ उपभोक्ता है। देखो, प्राथमिक उपभोक्ता तो कौन है? अपना कीट है। तो ये गलत। अपघटक है क्या? इसमें कोई भी अपघटक यानी कि डिकम्पोजर नहीं है। अपघटकों में कौन आते हैं? अपने शैवाल और कवक आते हैं। तो इनमें से कोई भी अपघटक है? नहीं भाई। और मोर के बारे में पूछा है, तो मोर क्या है? अपना खाद्य स्तूप का जो है शीर्षस्थ है, यानी कि शीर्ष पे कौन प्रेजेंट है? सबसे ऊपर अपना मोर प्रेजेंट है। ठीक है भाई, तो अपना मोर जो है शीर्षस्थ उपभोक्ता है। इस तरीके से आपके कुछ इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम नजदीक है। चलिए मिलते हैं फिर क्लास में दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद।